हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आपने देखा होगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो भू राजनीतिक उथल पुथल है वो बहुत तेजी से हो रही है। और पूरी दुनिया के अंदर जब माना जाता था कि एक वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पर सब लोग जो है अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको बैठ करके शांति से और आपस के समझौतों के द्वारा ही उसको निपटाया जाता है। जहां पर आप देखोगे कि WTO हो या फिर UNSC हो, यानी कि या तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसियाज हो या फिर अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो WTO हो। लेकिन आज के जो समय में ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं वो इररिलेवेंट हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो है अपना ही कानून मानता हूं, यानी कि मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं राइट इज माइट, यानी कि आज मैं शक्तिशाली हूं और शक्ति ही शांति का दायक है, इसीलिए वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो अब इससे कई सारे प्रश्न आकर के खड़े हो जाते हैं, जैसा कि क्या वास्तव में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो लॉज है या ये कानून जो है क्या वो एक कमजोर देशों के लिए है, या फिर अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो क्या सिर्फ कमजोर लोगों के लिए ही है? क्योंकि ये जितने भी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे तो WTO हो, संयुक्त राष्ट्र हो, जलवायु के समझौते हो, ये कभी अमेरिका जो है इनकी पुष्टि किया करता था या इनको पुश किया करता था कि सब आइए और इसमें शामिल होइए। लेकिन आज वही अमेरिका इन सारे संगठनों से या तो बाहर निकल रहा है, आप उदाहरण नाटो का ही उदाहरण ले लीजिए आप, या तो इनसे बाहर निकल रहा है या फिर जो है वो इनको मानने के लिए या इनके जो ऑर्डर है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा वो कर क्यों रहा है? नेक्स्ट सवाल यही आता है कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। और आज हम इसमें यही दो तीन जो प्रश्न हैं इनकी पड़ताल करेंगे। क्या ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं या ये जितने इश्यूज हैं क्या हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? अंत में हम जाकर के इसी का निष्कर्ष निकालेंगे। अगर ये जो डेटा मैं आपको देने वाला हूं अगर वो इसकी पुष्टि करते हैं तो हम बाद में जाकर के ये बताएंगे कि ये जो हमको तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है, या फिर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे थे कि आने वाला समय मल्टीपोलर वर्ल्ड का होगा, या फिर ये वही है कि एक ध्रुवीय विश्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। और एक ध्रुवीय विश्व का मतलब सीधा होता है राइट इज माइट। वहां कानून कार्य नहीं करते, वहां एक देश जो है वो अमेरिका के रूप में हो, फिर या रूस के रूप में हो, या फिर चीन के रूप में हो। अगर ऐसा कोई एक देश जो एक ध्रुवीय बन जाएगा तो संकट लेकर के आने वाला है पूरी दुनिया के लिए। आइए देखते हैं और देखेंगे आज ये मुद्दा क्या है। मुद्दा है पूरी दुनिया के अंदर भू राजनीतिक जो उथल पथल है वो बदल रही है और वर्ल्ड ऑर्डर का टूटना। आज इसी की पड़ताल हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भू राजनीतिक जो उथल पुथल है वो लगातार पूरी विश्व को जो है क्या करे हुए है, अस्थिर किए हुए है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग वीडियोस में मैं इनका डिस्कशन करता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन आप ये जानते होंगे, अगर आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि एक और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण कारण और भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितने भी संस्थाएं हैं इनका विरोध करने का उनका एक कारण है कि वो एक देश से लड़ सकते हैं लेकिन एक देशों के समूह से नहीं लड़ सकते। याद रखना इस बात को। डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं एक देशों के समूह से नहीं लड़ पाऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि आसियान से भी उन्होंने क्या किया है कि आसियान जो एक देशों का जो समूह है उसकी भी आलोचना की है, ब्रिक्स की वो आलोचना कर चुके हैं, नाटो को तो वो कह रहे हैं कि भाई हम नाटो से बाहर निकलेंगे। यानी कि ये सारे कार्य EU हो या फिर WTO के भी रूल मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए कि अगर, और ये जो जलवायु समझौते उनसे वो पहले ही निकल चुके हैं, यानी कि इनका कार्य ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, उसमें अगर एक शब्द में इसे समराइज करूं तो वो है कि ये एक एक देश से लड़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन देशों के समूह से ये लड़ नहीं पाएंगे। ये है सबसे मेन कारण। और उसी के लिए अब आप कहोगे कि समूह से लड़ने की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि पूरी दुनिया के जो ये संगठन है वो ये समझ चुके हैं कि अमेरिका जो है आने वाले समय में एक मॉन्स्टर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका के जो डॉलर है या उस डॉलर की जो प्रोसेस है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर के जो पूरा का पूरा सिस्टम है उससे बाहर निकल करके हमें क्या करने पड़ेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और अपने अपने जो राष्ट्रीय बैंक होते हैं वहां पर वेस्टर्स अकाउंट बनाए जाएंगे। वेस्टर्स अकाउंट मैं आपको बताऊंगा इसमें भी, तो वेस्टर्स अकाउंट बनाए जाएंगे और आपस में दोनों देश अपनी मुद्राओं के बीच ही व्यापार करेंगे। और जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, मानो आयात और निर्यात के बीच में, उदाहरण के लिए ये एक देश A है और ये एक देश है B, यानी इन दोनों के बीच में एक ने करा है $10 बिलियन का व्यापार इसके लिए और दूसरे ने इसको किया है 15 का, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। तो ये $5 का ही क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, डॉलर में पे करेंगे, बाकी क्या कर लेंगे आपस में वेस्टो अकाउंट में सेटलमेंट तय कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब देखते हैं आगे ये सारा इशू। अब अमेरिका क्या कर रहा है, यानी कि अमेरिका कर रहा है कि फूट डालो और राज करो। फूट किसमें डालना है, जितने भी संगठन है, जैसे यूरोपीय संघ है उसमें भी वो फूट डालने हैं। भाई यूरोपीय संघ जो है, जैसे ब्रेक्जिट हुआ था तो उसका समर्थन अमेरिका ने किया था, और ये चाहते हैं कि जो यूरोप है यानी कि वो देशों का संघ है, हम पूरे यूरोपियन यूनियन से एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अलग अलग देशों से वो हम अच्छे से उनको डील कर पाएंगे। ये अमेरिका की जो है मेन रणनीति है। अमेरिका यूरोपीय संघ जैसे गुटों के बजाय देशों से व्यक्तिगत रूप से निपटना पसंद करता है। क्यों? आप समझ गए होंगे, शक्ति ही कानून है। देखो ये वाला जो है ना, माइट इज राइट, यानी कि
शक्ति ही कानून है। मैं अंतरराष्ट्रीय कानूनों में विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करते? यानी कि अगर आप देखोगे 1945 के बाद में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितने भी संस्थाएं बने थे, चाहे वो ब्रिटेन वुड के संगठन रहे हो या फिर ये, लेकिन बाद में इनका समर्थन अमेरिका करता रहा, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका जो है एक तरीका से ब्रिटेन से जो सत्ता शिफ्ट होकर के वो अमेरिका के पास आ रही थी, इसीलिए अमेरिका जो है इस वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन कर रहा था। लेकिन आज वही जो सत्ता है वो शिफ्ट होकर के किसी दूसरों के पास जा रही है, या कहो कि अब एक सत्ता का जो केंद्र था, या कहो कि शक्ति का जो एक केंद्र था, वो भारत के पास भी बटेगा, वो चाइना के पास भी बटेगा, वो अमेरिका के पास स्थिर रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन जो है वो लगातार दूसरे देश कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका जो है अब वो कह रहा है कि भाई अब मैं इनको नहीं मानता। एक तरीका से तो ये इन्हीं के बनाए हुए संस्था है ना, अमेरिका के ही बनाए हुए संस्था है, लेकिन आज वो कह रहा है कि मैं इन्हें मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी जो बादशाहत है वो छिन रही है और अमेरिका की जो झटपटाहट है वो आपको दिख रही है। अब देखिए आगे बात आती है वैश्विक शक्तियों की जो प्रतिक्रिया क्या आती है। देखना, चीन की दोहरी रणनीति, टकराव और सहयोग। अब अमेरिका से आप जानते होंगे कि चीन जो है वो डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहता। वो क्या करता है कि कुछ बिंदुओं पर क्या करता है, सहयोग करता है, और कुछ बिंदुओं पर तकरार हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पर भी अपने व्यापार के लिए चीन निर्भर है। समझ गए मेरी बात आप? क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना का भारत के साथ भी डिस्प्यूट है, और भारत के साथ क्या है कि सरप्लस में है चाइना। समझ गए आप जानते होंगे लगभग 120 बिलियन डॉलर का जो है वो निर्यात करता है, और हमारे यहां से मात्र लगभग 20-25 बिलियन डॉलर का ही हम उनको क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इसका मतलब यह है लगभग आप देखोगे तो 90 बिलियन डॉलर के जो है सरप्लस में है चाइना। लेकिन बात वही आती है, इसी तरीका से वो अमेरिका के साथ में है। तो अमेरिका के लिए जो बाजार है, जो यूरोप के बाजार हैं, वो चाइना के लिए प्रिय हैं। इसीलिए चाइना जो है डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता। इसीलिए वो दोहरी रणनीति वो देखने के लिए उसकी मिलती है कि कहीं पर वो WTO के अंदर जाकर के अमेरिका के पक्ष में खड़ा हुआ दिखेगा, अगर उसे अपना पक्ष लग रहा है, और कहीं वो भारत का समर्थन करता हुआ भी दिखेगा WTO में। गहरे आर्थिक संबंधों के कारण आप जानते हैं कि अमेरिका पर उसकी निर्भरता है, अमेरिकन कंपनियों पर उसकी निर्भरता है, जो MNCs होती है। रूस की स्थिति वही है पुराने नियमों, क्योंकि आप जानते होंगे अभी जो शुरू में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि नियम और कानून जो है वो कमजोरों के लिए है, यानी कि जो कमजोर है वो नियम और कायदे और कानूनों की बात करते हैं, कि एक ऑर्डर की बात करते हैं कि भाई एक निश्चित ऑर्डर में रहिए। लेकिन बात वही है कि रूस आप जानते हैं अभी क्या है, आर्थिक रूप से उतना मजबूत देश है नहीं, हाँ सैनिक रूप से मजबूत है। इसीलिए वो कहता है कि भाई पुराना जो ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर जो था, उसी में रहिए, कि बैठिए, अगर कोई डिस्प्यूट है तो जैसे ये अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी हुई है वहां जाइए और इसका सुलह कर लीजिए। लेकिन अमेरिका मैंने जैसा आपको बताया है कि वो बादशाहत जा रही है, इसीलिए जो अमेरिका है अब वो पुराने जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की कठिन चुनौती, अब यह स्थिति आ जाती है कि हम भी जो है व्यापार के लिए, क्योंकि हम ही नहीं पूरा विश्व जो है व्यापार के लिए एक दूसरे पर सप्लाई चेन पर निर्भर है। अगर ये सप्लाई चेन टूटती है, जिस तरीका से अमेरिका जो है अपनी साख बचाने के लिए जिस तरीका से कोलाहल मचाया हुआ है, अगर ये करता रहता है तो आने वाले समय में भारत के लिए भी एक चुनौती होने वाली है। क्यों? अमेरिका पर हमारी जो व्यापार निर्भरता है और पश्चिम की जो वित्तीय प्रणाली है, क्योंकि अभी आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारा जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA जो है वो होने जा रहा है। अब वो होने जा रहा है तो ये समझ लेना कि वो होने से हम उनसे अलग हो पाएंगे नहीं, क्योंकि जो यूरोप है वो एक तरीका से छोटे भाई बहन है किसके, अमेरिका के। तो हमें उस वित्तीय प्रणाली में तो प्रवेश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डॉलर से हम बच ही नहीं पाएंगे। तो एक बताएंगे तो भारत के लिए एक चुनौती जो है वो सामने आ जाती है। और आप जानते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत का जो सपना है वो मोदी जी ने और भारत ने लगातार देखा है कि भाई हम विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तभी बन पाएंगे जब हम जिस तरीका से हम ग्रोथ हमारी हो रही है 6.7% की दर से वो लगातार जारी रहे। तो ये हमारे लिए कठिन चुनौती है और हमारे लिए रोजगार के लिए भी कठिन चुनौती होगी। देखते हैं आगे, वैश्विक अराजकता की आहट, ट्रंप, मोदी और बदलता विश्वक्रम। 1945 की व्यवस्था का अंत हो चुका है और जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। जंगल राज का मतलब क्या होता है, राइट इज माइट, यानी कि जो शक्तिशाली है वो कमजोर पर शासन करेगा। यही आप देखेंगे, आज मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं इसी के, कि किस प्रकार से जो जियोपॉलिटिकल जो एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, तो जियोपॉलिटिक्स जो है वो लगातार किस तरीका से बदल रही है। मात्र आप देखोगे कि 1945 में इन्हीं सब संस्थाओं का जो है अमेरिका के द्वारा, इसी विश्व व्यवस्था का अमेरिका के द्वारा समर्थन किया गया था, जिसको हम UN चार्टर बोलते हैं। लेकिन अमेरिका ने आज आकर के इसी को खारिज करना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता अंतरराष्ट्रीय कानूनों। क्यों? क्योंकि जब तक वो मेरे फायदा में थे तो मैं कर रहा था, लेकिन आज ये अंतरराष्ट्रीय कानून उसके लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं, या कहो कि आज उसकी उन्नति में ये रोड़ा बन गए हैं कि आज उसकी जो बादशाहत है उसे बचा नहीं पा रहे हैं, या वो जो बादशाहत जा रही है उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं इनका सम्मान नहीं करता। उदाहरण के लिए संस्थाओं का जो त्याग है लगातार अमेरिका के द्वारा जो ह्यूमन राइट कमीशन जो है उससे वो बाहर निकला, UNSCO लगातार उससे बाहर है, WHO, इससे भी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी कि हम फंडिंग क्यों करें इस टाइप का, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स उससे ऑलरेडी किनारा कर चुका है। तो जिस तरीका से ये संस्था आज
जो इन्होंने जब बनाई थी। क्यों? क्योंकि इनको वर्ल्ड को क्या देना था, आदेश देने थे, क्योंकि इनको उस टाइम पर फायदा था, इसलिए ये बनाई गई थी। नई विचारधारा, अब एक नई कूटनीतिक और सहमति जो है वो कंसेंसस बन गई है, एक सहमति जो है वो बन गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये जो व्यवस्था है ये आने वाले समय में आप समझिए कि जो एक तरीका से जो जंगल न्याय होता है वही होने वाला है कि अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आपके पास डिटरेंस है, तब आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अन्यथा तो कोई भी शक्तिशाली देश आकर के आपके देश पर कब्जा कर सकता है और आपकी सरकार को गिरा सकता है। अब आता है व्यापार का जो विनाश है वो कैसे होगा। डब्ल्यूटीओ को पंगु बना दिया गया है ताकि अब अमेरिका एक तरफा ट्रेड टैरिफ जो है जिस तरीके से लगा रहा है, आप सोचते होंगे ना कि अमेरिका क्या है, अपनी ओर से टैरिफ लगाया जा रहा है, डब्ल्यूटीओ कहां है। डब्ल्यूटीओ के दांत पहले भी नहीं थे, नाखून पहले भी नहीं थे, लेकिन बात वही थी कि इसको बना करके जो है रखा गया था अमेरिका के द्वारा कि कुछ बातों को मान लिया जाता था खुद से ही, क्योंकि उनको जो है नैतिक मॉरल हाई ग्राउंड भी लेना था, इसलिए जो इसकी बातें मानी जाती थी। चाहे तो ये रहे हो या तो वर्ल्ड बैंक रहा हो या आईएमएफ रहे हो, ये सारी संस्था अमेरिका के द्वारा चलाई गई है। क्लियर है? उनकी अपनी निजी संस्था मानिए उन्हें। फूट डालो और राज करो। अमेरिका जैसे मैंने बताया है, ईयू हो या नाटो हो या आसियान हो या यूएनएससी हो या यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, उनमें जो है उनमें फूट डालना चाहता है, सोचता है कि भाई ब्रिक्स भी हो, उसके अंदर ब्रिक्स सबसे बड़ा इनका जो शत्रु है, तो ये सोचते हैं कि ये जो है ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि जो समूह बने हुए हैं वो टूट जाए। कारण क्या है समझ गए होंगे आप, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये जानता है कि एक एक देश से लड़ सकता हूं, हर एक देश पर टैरिफ लगा करके जीत सकता हूं, लेकिन अगर एक 20 से 25 देशों का अगर एक समूह है, अगर मैंने उसके साथ पंगा लिया तो हो सकता है कि वो अपने में ही व्यापार करना शुरू कर दें। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं भाई। 4 से 5 बड़े देश हैं, जैसे कि आप ब्रिक्स के अंदर देखेंगे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रूस हो गया, ये अपना ब्राजील हो गया, ये बड़े देश हैं। अगर आप सोचिए कि अगर ब्रिक्स को ये धमकी देंगे या कहेंगे कि भाई ब्रिक्स पर हम कुछ टैरिफ लगाएंगे, तो सोचिए कि वो जो ब्रिक्स है उसके पास लगभग दुनिया की 40% आबादी है, लगभग 42% ऊर्जा के जो स्रोत है वो केंद्रित करते हैं, लगभग 40% विश्व का जो ट्रेड है वो लगभग ब्रिक्स के देशों से आता है। आप समझिए कि इतना बड़े देशों का जिसके पास इतनी पावर है, क्या उसको पंगा ले पाएगा? अगर भारत, रूस और अमेरिका, भारत, रूस और चाइना, अगर इनकी आर्मी मिला ली जाए तो आप सोचिए कि अमेरिका की आर्मी तो कहीं टिकती भी नहीं है। अगर इनका पूरा का पूरा आप देख लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर देखा जाए, तो अगर इनका जोड़ लीजिए तो फिर अमेरिका आसपास दिखेगा नहीं। या इनकी आप टेक्नोलॉजी देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी देखिए, किसी भी तरीके से तो अमेरिका इनके सामने नहीं टिकने वाला। इसीलिए अमेरिका क्या कहता है कि इनको जो है अलग अलग कर दीजिए, एक एक ईंट को अलग अलग बिखेर दीजिए, ताकि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इनको आसानी से धमका पाऊंगा। यह है अमेरिका का उद्देश्य। अब देखना वही है कि ट्रंप जो है वो जो ब्लॉक्स हैं उनसे नफरत करते हैं। कारण मैंने जैसे आपको बता दिया, यूरोप वह ईयू से बात नहीं करता, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यानी कि आपने देखा होगा कि वो अलग अलग देशों से बात करते हैं। अमेरिका जब बात करनी होती है वो ईयू से बात नहीं करते कभी भी, यानी कि देशों के संगठन से नहीं। जैसे आसियान के अंदर मैंने बताया, आसियान को जो है लगातार नजरअंदाज करना जो है इसी बात का दबाव बनाता है। लक्ष्य वही है, द्विपक्षीय वार्ताएं जो है, अमेरिका द्विपक्ष में तो एक दूसरे को हरा देगा भाई। क्लियर है? कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अभी अमेरिका के सामने टिक पाएगा, ना तो आर्थिक रूप से ना सैन्य रूप से, अगर कागजों पे हम देखें। क्लियर है? तो बस मैं सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको, अगर आप इस नजर से देखेंगे कि सस्टेन की बात आए तो भारत जो है वो अमेरिका से 100 गुना ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। अगर हम एक बंद मार्केट की बात करें, यानी कि क्लोज्ड मार्केट, यानी कि बंद बाजार की बात करें, जिसे आपको एक तरीका से समाजवाद कहते हैं, तो भारत उसमें अमेरिका से 100 गुना ज्यादा सक्षम है कि हम अगर पूरी दुनिया से व्यापार खत्म भी कर दें तो देश जब भी चल पाएगा, लेकिन अमेरिका 100 दिन भी नहीं चल पाएगा। ये मैं आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो मार्केट ड्रिवन है पूरी सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि उनके पास में सेल्फ सस्टेन के लिए कुछ इस तरीका के संसाधन, चाहे तो एग्रीकल्चर से लेकर के आपके मार्केट सारी की सारी कॉर्पोरेटाइज है, समझ गए, कॉर्पोरेटों के हाथ में है, दूसरों के हाथों में है। इसलिए आप कहते होंगे वहां पे कि 3 चीजें स्थिर नहीं होती, वेल्थ, वाइफ और वेदर, अमेरिका हो या यूरोप, यानी कि जो उसकी कॉलोनी मानता हूं मैं तो यूरोप को भी अमेरिका की, तो या ये हो। अब आप सोचेंगे कि मैं कॉलोनी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ग्रीनलैंड के देखिए कि ग्रीनलैंड के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मुनरो डॉक्ट्रिन पढ़िए जाकर के, आप गूगल सर्च करिए कि और देखिए कि मुनरो डॉक्ट्रिन क्या कहती है। वो कॉलोनी ही तो बताती है, चाहे तो लैटिन अमेरिका हो चाहे यूरोप के देश हो, उनको एक तरीका से अपनी कॉलोनी बनाता है अमेरिका। और आज आप देखिए मुनरो डॉक्ट्रिन तो चलो भी 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात हो गई, लेकिन आज जब हम 21वीं शताब्दी में खड़े हैं तो आप सोचिए अमेरिका यूरोप के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। आप ग्रीनलैंड को देखिए लेकर के कि वो कह रहा है कि भाई, और आप वेनेजुएला को देखना, वेनेजुएला पर अटैक कर दिया और उसे उठा करके ले आए। अब इसी तरीका से ग्रीनलैंड के साथ कर रहे हैं। तो अगर ये कॉलोनी नहीं है तो फिर क्या है? एग्जांपल तो यही बताते हैं ना, कागज क्या कहते हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कागज में लिखा हुआ है कि देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन चल किससे रहा? तानाशाही से। तो कागज क्या करेगा उसमें? देखना मुनरो सिद्धांत यही आ गया है यहाँ पे। मुनरो सिद्धांत कई वापसी आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है कि संप्रभुता पर ही हमला होगा, यानी कि संप्रभुता जानते हैं आप, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो देश है वो तभी तक ही संप्रभु है जब तक वो अपनी विदेश नीति को लेकर के या अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेकर के बिना किसी
किसी बाहरी हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य करता हो। लेकिन बात वही है कि संप्रभु है कहां? अमेरिका का जो दबाव है उन देशों के ऊपर, आप ग्रीनलैंड को संप्रभु कहेंगे क्या? आप क्या वेनेजुएला को आप संप्रभु कहेंगे? या फिर आप जो लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं या कैरेबियन कंट्रीज हैं, क्या उनको आप संप्रभु कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके डोमेस्टिक मामले से लेकर के इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उन पर पूरी तरीके से काबिज है कौन? अमेरिका। इसीलिए आप उनको संप्रभु कैसे कह पाएंगे? अब देखना नाफ्टा, नाफ्टा आप जानते होंगे नॉर्थ अमेरिका के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका का, व्यापार समझौते में जो है लगातार अपने अड़ोस पड़ोस पर लगातार अमेरिका दबाव बनाता रहा है। ट्रंप अमेरिका को 19वीं सदी में ले गए हैं, जहां लैटिन अमेरिका को अमेरिका का निजी जागीर यानी कि बैकयार्ड, समझ गए ना आप? यानी कि उनको तो एक तरीका से मानते हैं कि भैया ये तो अपना ही है, ठीक है, दे रखा किराए पर, इस टाइप से मानते हैं। तो यही मुनरो डॉक्ट्रिन भी कहती है, और ये सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए नहीं कहती, ये यूरोप के लिए भी कहती है। मुनरो डॉक्ट्रिन सेम बात कहती है, ये तो हमारे कौन है? बैकयार्ड है, यानी कि जैसे घर के पीछे जो खाली जगह छोड़ देते ना, इस टाइप का है ये तो हमारा। ग्रीनलैंड का जो उदाहरण है वो आपको बिल्कुल यही चितार्थ करता हुआ दिखाई पड़ता है कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन है वो आज भी जो है अमेरिका उसको फॉलो कर रहा है। नेतृत्व बदलने की कोशिश, अब देखोगे कि किस प्रकार से वेनेजुएला में ये सब किया। लेकिन आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, खासकर यूरोप के अंदर, अमेरिका ने रूसोफोबिया जो है पूरी दुनिया के अंदर बेचा था, यानी कि रूस तुम्हें अटैक कर देगा पूरी। आप जानकर देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि किस तरीका से क्यूबा क्राइसिस हुआ था। अगर नहीं जानते तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर का गूगल करके पढ़ लेना। क्यूबा क्राइसिस के बाद में अमेरिका की जनता के मन में, अमेरिका के जो नेता हैं उन्होंने एक बात जो है जोर करके भर दी है कि भाई जो रूस है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, रूस जो है वो हमारे अस्तित्व को खत्म कर सकता है। और यही जो पूरा चूरन जो है अमेरिका ने पूरे यूरोप को बेचा, और यूरोप को ये चूरन बेच करके नाटो की स्थापना करा ली। अब सोचिए कि अगर अमेरिका जो है अगर नाटो में खुद ही होता तो नाटो को एक तो उसका इतना बजट होता, और दूसरा यह है कि अमेरिका जो है खुद अपने हितों के लिए, रूस से बचने के लिए एक तरीका से नाटो का निर्माण करा। लेकिन आज जब रूस जो है बिल्कुल भी अमेरिका के लिए उस तरीका का जो थ्रेट नहीं बचा है, तो आज अमेरिका जो है नाटो से बाहर निकल करके जा रहा है। और रूस को जो डर बेचा गया था आज तक, ये यूरोप को जो डर बेचा गया था कि रूस जो है आपको अटैक कर देगा, हम आपको बचा रहे हैं, या नाटो की जो छतरी है वो आपको बचा रही है, वो एक ब्लफ साबित हो गया है। सिर्फ एक ब्लफ था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। देखना वही तो दिखाता है यूरोप सहयोगी नहीं, एक आर्थिक प्रतिद्वंदी। अब अमेरिका यह सोचता है कि यूरोप हमारा सहयोगी नहीं है, कौन है? आर्थिक प्रतिद्वंदी है। क्यों? वही बात आ जाती है, अगर भारत के साथ में एफटीए कर रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर यूरोप के साथ में जो अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है वो होता है, तो लगभग भारत और यूरोप के बीच में $1 ट्रिलियन, इतना $1 ट्रिलियन का जो व्यापार है वो होने वाला है। और ये सिर्फ व्यापार ही नहीं है, तकनीकी क्षेत्र से लेकर के कृषि क्षेत्र तक और हेल्थ केयर तक इतने सारे जो रोजगार भारत के अंदर क्रिएट होने वाले हैं, उसे लेकर के अलग वीडियो बनाइए। इसे लेकर के भी जो अमेरिका है वो बहुत डरा हुआ है। और आप जानते होंगे कि अगर ये संगठन, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो अलग वीडियो है, अगर आप कहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां आपको सारे लिंक मिलते रहेंगे। ट्रंप का नजरिया, ट्रंप जो है ईयू को एक खतरा मानते हैं, सहयोगी नहीं मानते। इसीलिए क्या है, ईयू को जो है तोड़ना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब है यूरोपियन यूनियन। अब देखना, इसको तोड़ना चाहते हैं। अपमानजनक कूटनीति, नाटो महासचिव जो है, नाटो आप जानते होंगे ना, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ अटलांटिक की जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है उसके जो सचिव हैं वो अमेरिका को क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं डैडी। क्यों कहते हैं? वो सोचते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो लगातार कंट्रीब्यूशन करता रहे और ये जो संस्था है वो लगातार बची रहे, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहते हुए नजर आते हैं। अब देखना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, देखो यूरोप के देशों, अगर आप बचाना चाहते हो नाटो को, तो अपनी जीडीपी का 5-5% सारे लोग कंट्रीब्यूट करिए, तभी आप हम जो नाटो को चला सकते हैं, अन्यथा मैं तो चला, आप देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार का उदाहरण, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार स्वीकार करना वैसे ही है जैसे अमीर। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है कि किस प्रकार से वेनेजुएला की जो इस महिला को जो है एक नोबेल प्राइज अभी मिला था, उसका जो पूरा का पूरा जो पैसा है वो फ्रीज कर लिया है नोबेल प्राइज कमेटी ने। और क्यों करा है? क्योंकि उसने जाकर के अपना जो नोबेल प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में रख दिया है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा डिबेट है, अलग से वीडियो बनाई है। आप अगर कहोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, उसे आप देख लेना। जैसे अमीर लोग सेकंड हैंड ब्रांडेड जो कपड़े खरीद लेते हैं, उसमें अपमान तो होता है, लेकिन दूसरे लोगों के आगे हवाबाजी बनाने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अमीर दिखने के लिए, या वो वास्तव में उतने अमीर नहीं होते जिस तरीका के ब्रांडेड वो कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े वो कैसे खरीदते हैं? सेकंड हैंड। लेकिन उसको पता होता है कि ये सेकंड हैंड है, उससे क्या है कि आत्मा तो उसकी ये कहती है यार मैं कैसा अमीर हूं कि सेकंड हैंड, लेकिन वो दूसरों को कैसे दिखाएगा कि भाई अपमानजनक है, लेकिन क्या करें, एक्सेप्टेबल है। तो यही जो है आप यूरोप के साथ देखोगे कि अमेरिका के साथ रहना उनके लिए वही है, और या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार को स्वीकार करना भी वैसा ही है जैसा कि यूरोप का अमेरिका के साथ रहना, यानी कि एक तरीका से आवश्यक बुराई है। आप देखना, नाटो देशों को अपनी जीडीपी का लगभग 5% जो मैंने आपको बताया है ये देना पड़ेगा, तभी कह रहे हैं कि नाटो चल पाएगा।
अब ऐसा हो क्यों रहा है? बिजनेस है, इसके पीछे क्या है? बिजनेस। क्या आप जानते होंगे WTI के विषय में आपने सुना होगा, है ना? यानी कि इसे बोलते हैं स्वीट ऑयल, स्वीट क्रूड ऑयल। तो जो स्वीट क्रूड ऑयल है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सल्फर की जो मात्रा है वो कम है। ऐसा नहीं है कि मीठा है, सल्फर की मात्रा कम है, इसीलिए इसको स्वीट बोलते हैं। इसीलिए इसके अंदर सल्फर की मात्रा कम है, ये होता है दुनिया में महंगा। अमेरिका का आपने सोचा होगा कि अमेरिका के पास तो इतना सारा तेल है, इसे सेल ऑयल भी बोलते हैं। सेल ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल मतलब होती है पहाड़ी चट्टान, सेल्स जो होती है जो नीचे होती है जमीन के, तो जमीन के नीचे उनको तोड़ करके गैस भी निकलती है, सेल गैस बोलते हैं जिसे, और जो WTI है वहीं से निकाला जाता है सेल गैस भी, इसे सेल ऑयल बोलते हैं। इसलिए अब ये जो है, और जो ऑयल होता है, जितना रूस वगैरह जो ऑयल बेचते हैं उससे ये 10 से 15% ज्यादा महंगा होता है। इसीलिए अमेरिका सोचता है कि जो रूस का ऑयल है उसको देश ना खरीद के हमारे जो WTI है उसको खरीदे। अब ये खरीदने के लिए अब अमेरिका क्या है, अमेरिका ये चाहता है कि जो अगर हम यूक्रेन का युद्ध खत्म कराते हैं तो जो पैसा जो भी जिस तरीका से रूस के तेल को बेच करके भारत पैसा बना रहा है, उसी तरीका से हम ये कार्य कर सकते हैं, या हमारी कंपनी ये सारे कार्य कर सकती है रूस के साथ। अब आपको लगेगा कि ये आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल, जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो रूस के साथ व्यापार कर सकेंगी अगर ये युद्ध को खत्म कराते हैं। दूसरा, आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार से जो यूरोप है वो रूस का तेल भी खरीदता है और गैस, क्योंकि पूरी तरीके से निर्भर है वो उस पर, बिना उसके वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते रूस के तेल और गैस के बिना। अब डीप स्टेट का तर्क ये है, क्योंकि आप जानते होंगे डीप स्टेट का मतलब क्या है, यानी कि अमेरिका के एक व्यापारी या टाइकून्स जो होते हैं उनका ये समूह है, वो उनका जो हित है वो किसमें है, वो है वीपन्स की सेल करने में। अब वीपन्स जो होते हैं, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि आप समझिए कि अगर टेररिज्म दुनिया से खत्म होता है तो उसके साथ साथ अमेरिका की दादागिरी भी खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका जो है वो कभी भी इसको खत्म होने नहीं देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी ये लॉबीज हैं वो ये चाहती है कि रूस के साथ जो युद्ध है वो चलता रहे, और दुनिया के अंदर जितने भी दहशतगर्दी है वो लगातार जारी रहे, क्योंकि इनके जो हथियार हैं वो लगातार बिकते हैं। तो हथियार लॉबी कभी ये नहीं चाहती कि अमेरिका जो है ये जो यूक्रेन के साथ जो युद्ध है ये खत्म हो, या दुनिया से जो दहशतगर्दी है वो खत्म हो। समझ गए आप? और देखना, यूक्रेन को खत्म करने के लिए यूरोप को सुरक्षा का बोझ जो है वो उठाना ही होगा। ये मैंने आपको पीछे बताया है। एक अपरिहार्य चुनौती है, वही है 2027 यूएस जनरल जो है चाइना टू स्ट्रॉन्ग टू फाइट। अब बात यहां पे ये आती है कि अमेरिका की ये जो झटपटाहट है इसे लेकर के कि 2027 ऐसा मानते हैं कि चाइना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अमेरिका के लिए उसको अकेला टैकल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक ये है सैन्य वास्तविकता यहां पर आ जाती है कि 2027 तक चीन जो है सैन्य रूप से, तकनीकी रूप से, क्योंकि आने वाले युद्ध समय में जो युद्ध है वो सैन्य संख्या बल्कि आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि एक तरीका से जो सॉफ्ट एज और या कहो कि जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर लड़े जाने वाला है, जिसका मास प्रोडक्शन जो है वो चाइना अच्छे से कर सकता है। और विदाउट सप्लाई चेन, दूसरा जो फैक्टर है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, विदाउट सप्लाई चेन मास प्रोडक्शन जो चाइना जो है वो कर सकता है। किसका? यूएवीज का। और आने वाला जो समय है उसमें यूएवीज के द्वारा या फिर आप कहो कि जो सॉफ्ट एज कटिंग टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा ही वॉरफेयर होने वाले हैं। अब आर्थिक जाल आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आर्थिक जाल है, अमेरिका चाहकर भी चीन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर सारी की सारी जो एमएनसीज हैं वो अमेरिकन जो एमएनसीज है वो बेस कहां पर है, वो चाइना के अंदर बेस्ड है, क्योंकि अपना जो मास प्रोडक्शन है वो चाइना के अंदर से ही करती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जैसा और मानव अधिकार जैसी कोई बातें होती नहीं है। ये सब की सब जो है डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर बनाना जो डेमोक्रेटिक इंडिया की तरह जो बनाना नेशन होते हैं वहां पर ये सारे के सारे जुमले चलते हैं, क्लाइमेट चेंज इस तरीका के। लेकिन जो बड़े कंट्री होते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री है या फिर चाइना है या रूस है, ऐसे देशों में क्लाइमेट चेंज कभी नहीं होता। याद रखना, समझ गए ना? यहाँ के जो जैसा भारत है बनाना कंट्री है, यानी कि बनाना कंट्री का मतलब है कि इतने रूल एंड रेगुलेशन जो है वो लागू नहीं होते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि आए दिन जो है डॉग्स के लिए भी जो फाइट है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी, और जो मनुष्य है उनके लिए कोई फाइट नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि 1991 में किस तरीका से कश्मीरी पंडित जो है उन्हें भगाया गया, उनके अधिकारों की कोई लड़ाई नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे पुरानी बात हो गई, मरे मुर्दों को क्यों गाड़ते हो। लेकिन आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्या चल रहा है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा। आप सोचिए, इस तरीका की जो है बेहुदा जो हरकतें हैं वो बनाना नेशंस के अंदर ही हो सकती हैं, किसी डेवलप्ड नेशन के अंदर या फिर एक सभ्य देश के अंदर इस तरीका की काम नहीं होते हैं। और देखना, जंगल राज की विरोधाभास, जंगल राज का विरोधाभास वही है भाई, राइट इज माइट है। आज चीन और रूस संयुक्त चार्टर जो है उसको मान रहे हैं। रूस और चीन क्यों मान रहे हैं अभी भी? मैंने आपको जैसा बताया, क्योंकि अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि
वो जो है कमजोरों को दबा सकें, या फिर एक तरीका से वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं कि वो चाइना अमेरिका से भी जो है फाइट कर सकें। इसीलिए आज वो अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जिस दिन वो इसमें हो जाएंगे तो वो भी इनका विरोध करना शुरू करेंगे। समझ गए मेरी बात? कि जिस तरीका से आप देखते होंगे कि कोई बस है, बस भरी हुई है, लेकिन कुछ यात्री जो है वो उसमें बैठे हुए हैं, तो जब बस रुकेगी तो वो जो भीतर के यात्री हैं, बाहर वाले यात्रियों को अंदर आने का विरोध करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन जो बाहर वाले यात्री हैं वो अंदर आना चाहते हैं। समझ गए? लेकिन जैसे ही वो अंदर आ जाते हैं तो जो दूसरे यात्री बचे हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। सेम यही जो एग्जांपल है, आप देखिए कि जो कमजोर होते हैं उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस आवश्यक होते हैं, नियम और कानून। क्यों? क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए मैं अंतरराष्ट्रीय कानूनों में विश्वास नहीं करता, मैं अपनी नैतिकता यानी कि सिर्फ वो मॉडलिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका उस स्थिति में है, या कहो कि अमेरिका जो है उसकी मजबूरी बन गई है कि अगर ये ताज संभाल करके रखना है तो इस तरीका की भाषा बोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा। क्या ऐसा करने से बच पाएगा? आप समझना, एक क्वेश्चन यहां पे ये जरूर खड़ा होता है, क्या अमेरिका जो ये कर रहा है कि ये ताज बचा पाएगा? हाँ, एक चीज जरूर है कि वो थोड़ा इसकी जो टाइमिंग है उसे लंबी कर देगा, यानी कि जितनी जल्दी ये छिनना चाहिए उतना नहीं, बल्कि और थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने कितनी सारी वीडियो में प्रेडिक्शन करा है कि 30 से 40 वर्ष का समय जो है वो लगने वाला है, अमेरिका से ताज बिल्कुल छिन जाएगा। अमेरिका की वही स्थिति हो जाएगी जो कभी ब्रिटेन का आता था ना कि हमारा सूरज कहीं नहीं छुपता, तो उसी तरीका से अमेरिका भी एक, क्योंकि इसी तरीका से पूरा इतिहास आप देखेंगे उठा करके कि हिस्ट्री यही बताती है कि जो ग्रेट एम्पायर्स होते हैं वो डूबते जरूर हैं एक दिन, चाहे वो कोई भी एम्पायर रहा हो। देखना द वाइसरॉय सिंड्रोम, अब यही है कि जो बाहर के जो जितने भी जैसे अमेरिकन राजदूत होते हैं, जैसे एरिक गॉर्सेटी जो है, उनको किस तरीका से एक ऐसा व्यवहार करते हैं भारत के अंदर आकर के जैसे कि वो वाइसराय हों, है ना, उनके अंदर ये दिखता है व्हाइट सुपरमेसी। देखना असम्मान व्यवहार, अमेरिका, रूस और चीन जैसे सम्मान से देखते हैं वे भारत को नहीं मिल पाता। यानी कि वही बात है कि रूस और चीन और अमेरिका यानी कि उनको एक अलग सम्मान है, लेकिन भारत का वो सम्मान क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी उस पावर में नहीं है हम। दबाव की राजनीति, अमेरिका, एनजीओ, लॉबी भारत पर आंतरिक नीतियों और लोकतंत्र पर सवाल उठाकर लगातार दबाव बनाते हैं। यानी कि वही है कि भारत को जो है ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो गुड बुक में आने का या फिर कैंसिल कल्चर जो है उससे बचने का प्रयास करने वाले जो है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, बल्कि हमको जो है अपनी नीतियों पर काम करना होगा। कौन देश के न्यूज़पेपर हमारे विषय में क्या लिख रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जमीन पर अपने देश में क्या कर रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। आगे देखना, प्रतिबंध मुक्त होने का भ्रम, वही है कि कड़वा सच है, भारत रूस की तरह रातों रात डीडॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको नहीं कर सकता। निर्भरता वही है कि हमारा आज भी जो आईटी सेक्टर है, या क्योंकि हम सर्विस सेक्टर पर ज्यादा निर्भर है और वो हम जो है पश्चिम के बाजारों पर निर्भर है। और तीसरा जो है वो है विकल्प का अभाव, चीन जो है एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं है, इसीलिए रूस और यूरोप और अमेरिका जो है वो हमारे लिए बड़े बाजार भी हैं, साथ ही साथ क्योंकि इनके साथ हम क्या है, सरप्लस में भी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि रूस के अगर हम इनके साथ देखते हैं, चीन के साथ तो हम घाटे में हैं, लगभग 94 बिलियन डॉलर के घाटे में हैं, ठीक है। वहीं अगर आप रूस और यूरोप और अमेरिका के साथ देखते हैं तो इनके साथ हम लगभग यूरोप के साथ 74 बिलियन डॉलर और अमेरिका के साथ 46 बिलियन डॉलर के हम सरप्लस में हैं। तो इसीलिए ये इन पर हमारी जो निर्भरता है वो देखने के लिए आपको मिलती है। संतुलन की कठिन बाजी वही आ जाती है कि अब हमको क्या है भाई, हमको जो है ईरान के साथ में भी साथ रहना है, और बात वही है कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगेंगे इनके साथ व्यापार करने के लिए उनको भी झेलना पड़ेगा। रणनीतिक जाल, भारत जो है यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनके साथ में एफडीए की जो व्यवस्था है वो लगातार बना रहा है। चाबहार और ईरान के साथ किस तरीका का जो अमेरिका ने बोला है ना कि अगर आप इनसे व्यापार करोगे तो प्रतिबंध लगेंगे, तो ये रणनीतिक, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों का जो डर है वो लगातार बना रहेगा। रिलायंस के द्वारा मैंने इसमें एक वीडियो बनाई थी कि जनवरी में 2026 की जनवरी से जो रिलायंस कंपनी है जो सबसे ज्यादा ऑयल खरीदती थी रूस से, उसने इस महीना के लिए रूस से तेल खरीदना बंद किया है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का दबाव है, जैसे मैंने आपको बताया है। ईरान, अमेरिका की सीमाओं की परीक्षा, वही आ जाता है कि चीन का जो कवच है, चीन ईरान तेल का 30% खरीदता है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं। उसी तरीका से शासन की स्थिरता, इराक के वित्तीय, ईरान में सरकार गिराकर रिजीम चेंज कर आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो अब देख रहे होंगे ना कि किस प्रकार से ईरान की जो रिजीम है उसको चेंज करने की बात चल रही है, लेकिन वहां की जो IRGC जो है वो इसको लेकर के थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन ये होने तो वाला है। ये तो मुझे लगता है कि ईरान की जो सत्ता है वो परिवर्तित होगी। रूस की भूमिका, रूस संतुलन बना रहा है, ईरान को समर्थन, लेकिन सऊदी अरब के साथ भी जो है लगातार दोस्ती रखे हुए है। अब बात वहीं आ जाती है कि व्यक्तित्व आधारित कूटनीति जो है अब हमको अपनानी पड़ेगी। जिस प्रकार कैसे कि आपको जो है जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, क्यों उनको आपको क्या करना पड़ेगा, खुशामद यानी कि फ्लैटरी टाइप होगा और एक प्रिंसिपल, जैसे कूटनीतिक अब नीतियों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंधों और अहंकारी तुष्टिकरण। अहंकार किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि अहंकार को सेटिस्फेक्शन करके ही आपको अब इस तरीके की कूटनीति बची है। यानी कि अब कूटनीति, ऐसा मेलोनी बोल रही है, लेकिन मैक्रो क्या बोल रहे हैं, यह है मैक्रो कहते हैं कि हमको
जो है प्रिंसिपल सिद्धांत बना करके चलना पड़ेगा। क्या? नेताओं को ट्रंप के साथ लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शनल देखना पड़ेगा कि भाई हम आपको ये दे सकते हैं, आप हमारे साथ किस तरीका का व्यवहार करेंगे। ये तरीका के जो अब वो बचे हैं। बात आ जाती है सारा का सारा अपने अपने हित की। दुनिया अब नियमों से नहीं बल्कि सख्ती से चल रही है। भारत का रास्ता है हम अपनी कमजोरियां, यानी कि हमारी कमजोरी क्या है, अभी डॉलर पर निर्भरता है और यूरोप और अमेरिका के ऊपर अपने सर्विस सेक्टर की जो निर्भरता है उसको लेकर के हमें अपने जो विचार हैं अब उनको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता आ गई है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बताया है कि व्यक्ति के रूप में सर्वधर्म संभाव हो या विश्व बंधुता की बात जो है वो सच्ची होती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम और जो है ये आपको ज्यादा जनरस जो है किसी के तरीका से यानी कि देश को भाई के तरीका से लेना, ये आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं करना चाहिए। तो आज हमें जो है मॉरल के लेक्चर यानी कि मॉरलिटी के लेक्चर नहीं बांटने चाहिए, बल्कि हमको एक तरीका से स्ट्रिक्ट होकर के अपने देश के भले में क्या है उस पर सोचना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने ही बैकयार्ड में लगातार 1971 के बाद से बांग्लादेश को पालते रहे और आज वो बड़ा होकर के हमको डस रहा है। उसी तरीका से आप देखेंगे श्रीलंका को हम लगातार हेल्प करते रहे हमको, और इसी तरीका से आप देखेंगे नेपाल को। हमें अब ये नीति अपनानी पड़ेगी कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप बताइए हमें क्या देंगे। अगर यही जो नीति है जो कि चाइना लेकर के चलता है, अगर हम ये लेकर के नहीं चलते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएंगी। और ये जो नीति है पूरी तरीका से ये असफल सिद्ध हुई है। ये इसके एक नहीं 50 एग्जांपल आपको हमारे पड़ोस में देखने के लिए मिलेंगे कि आप जो है इस तरीका की जो नैतिकता भरी बातें हैं उनसे देश चलते नहीं है। ये व्यक्तिगत रिलेशंस जो है वहां तक तो सही है, लेकिन आप पूरी तरीका से हेल्प हेल्प और हेल्प मत कहते रहिए, बल्कि आप ये समझिए कि हमारे देश में लॉन्ग टर्म में क्या सही होगा। ये हमारे देश की जो विदेश नीति है उनको और हमारे नेताओं को सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।